जय हिंद, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं मनीष अग्रवाल क्लियर डाउट चैनल में फिर से आपका स्वागत करता हूं। बेटा हम लोग क्लास 8 के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर कर रहे हैं, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसके अंदर हमने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन चैप्टर्स के बाद इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, यहाँ तक का टॉपिक कवर कर लिया था। हम लोग लास्ट टॉपिक कर रहे हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस। उसके अंदर मैंने एक एक्टिविटी आपको कराई थी जिससे हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे परफॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल्स वाले एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अब बेटा हम लोग इसमें जानने जा रहे हैं इसके फैक्टर्स के बारे में कि आखिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस को जब हम सॉल्यूशंस के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस में पास करते हैं। देखिए सबसे पहला फैक्टर क्या होता है बेटा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। मतलब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है बेटा कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूँ कैथोड यानी कि नेगेटिव टर्मिनल और एनोड यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल, है ना। तो उसका नेचर का मतलब वो है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग आयरन रॉड लेते हैं, है ना, कॉपर का रॉड लेते हैं, एल्युमिनियम का रॉड लेते हैं। अब ये जितने भी मेटल्स हैं ना बेटा, ये सभी अलग अलग नेचर्स के होते हैं। सबकी मैलेबिलिटी हो, डक्टिलिटी हो, मेल्टिंग पॉइंट्स हो, रिएक्शन करने का पॉइंट है, रिएक्टिविटी बहुत अलग अलग होती है। रिएक्टिविटी सीरीज जो आपने देखा होगा इसमें आप जानते हो कि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से, एल्युमिनियम रिएक्टिव होता है। तो ऑब्वियसली इसकी रिएक्टिविटी के आधार पर जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो जल्दी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, है ना। तो इसीलिए जो उसका नेचर होता है ये बहुत मायने रखता है। तो सबसे जो जितना जल्दी रिएक्टिव करता होगा उतना तेजी से रिएक्शन कर लेगा ना बेटा। तो इसलिए रिएक्टिविटी यानी कि उसका जो नेचर है ना ये मैटर करेगा। आई बात समझ में? ठीक है। दूसरा क्या है बेटा, नेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि सॉल्यूशन मतलब जो लिक्विड जिसके अंदर हम लोग रिएक्शन कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, उसका नेचर और कॉन्सेंट्रेशन कैसा है। यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, एक तरह से समझिए कि उसकी रिएक्टिविटी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अब दो लिक्विड लेता हूँ, एक लेता हूँ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक। इसके अलावा मैंने एक विनेगर ले लिया है। अब देखिए ये विनेगर और HCl ये दोनों एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। लेकिन कैसा एसिड है, ये बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, और ये आपका वीक एसिड होता है। तो है तो दोनों एसिड्स, दोनों लिक्विड, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग एक वीक। इसका मतलब जब हम लोग HCl के अंदर रिएक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे ना, तो यहाँ जो आयंस बनेंगे बहुत ही ज़्यादा बनेंगे और इसके कारण से बहुत तेज़ी से रिएक्ट करेगा। लेकिन उसी की तुलना में विनेगर्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बहुत धीमे धीमे पास होगी, वीक एसिड्स होता है। ये बात समझ में आ रही है ना। तो इसी को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है वो सोल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट में वाटर मौजूद हो, एसिड्स मौजूद हो, लेस अमाउंट में वाटर हो। यहाँ पे विनेगर वीक है, ये एसिड है। तो इसीलिए जो जितना कॉन्सेंट्रेटेड होगा ऑब्वियसली वो उतनी जल्दी क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, रिएक्टिविटी उसकी अच्छी होगी। तो सॉल्यूशंस का नेचर स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या सॉल्ट है, ये बहुत मायने रखता है। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशंस, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। जिसके अंदर एक्चुअली मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है बेटा, जिसके अंदर मोर नंबर ऑफ आयंस होते हैं, है ना, मोर नंबर ऑफ आयंस। जितने ज़्यादा आयंस बनेंगे ना तो उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, और जितने लेस नंबर ऑफ आयंस होंगे उतना वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होगा ना। लेस नंबर ऑफ आयंस किसका होता है बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो सिंपल सी बात है, जिसके अंदर आयंस ज़्यादा मौजूद होंगे ना वो उतना अच्छा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा। जिसके अंदर आयंस कम होंगे वो इतना वीक होगा। आयंस का मतलब जैसे H+ आयंस है ना, OH- आयंस, ये किस केस में होते हैं, जब एसिड होता है। OH- कब होता है, जब बेस होता है। तो जिसके पास, आप सिंपल से इतना याद रखिए कि अगर आयंस की संख्या ज़्यादा है, आयंस कहाँ होते हैं, जब लिक्विड्स पर डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए हमने एक लिक्विड ले लिया HCl, जब HCl के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो बेटा ये डिकम्पोज होता है, टूटता है। और टूटेगा किस में, ये टूटेगा H+ और Cl- के अंदर। ये भी आयंस है, ये भी माइनस है। तो ये जो H+ आयंस है और क्लोरीन माइनस आयन है ना, दिस इज द रिस्पॉन्सिबल टू पास इलेक्ट्रिसिटी। यही इलेक्ट्रिसिटी के पास करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसकी संख्या जितनी ज़्यादा होगी वो उतना अच्छा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसके अंदर रीजन क्या है स्ट्रॉन्ग का, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ आयंस ही ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो उसका नंबर ऑफ आयंस जिसका ज़्यादा है उसमें कंडक्टिविटी उतनी अच्छी होगी, अगर कम है तो कम होगी। तो ये भी उसका एक नेचर है, ठीक है।
जैसे यहाँ पे देखिए ये दो लिक्विड्स का अंतर दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए, देख रहा है ग्रेटर द नंबर ऑफ आयंस, यहाँ पे ये सारे जो दिखा रहे हैं आपके आयंस हैं, है ना। तो जितने आयंस है, एक पॉजिटिव आयंस है रेड वाला और ये नेगेटिव आयंस है। अब इसके अंदर आयंस जितना अच्छा है इसलिए सोल्यूशन क्या कर रहा है, ग्रेटर कंडक्टिविटी करके दे रहा है ना। अब देखिए ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम जो देख रहे हैं ये आयंस है बेटा, ये जितने भी है ना अलग अलग आयंस हैं आपके। और वही अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होगा, तो उसमें चूंकि नंबर ऑफ डिसोसिएशन के बाद, टूटने के बाद उसके आयंस कम हो जाते हैं, और जब आयंस कम होंगे तो वो क्या होंगे, वीक होंगे। जैसे इसकी तुलना में देखिए ये वीक है, इसके अंदर लेसर नंबर ऑफ आयंस देयरफॉर द सॉल्यूशंस ऑफ, इसके अंदर देखिए आयंस कम हो गए इसलिए वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो ये सिंपल सा रिमेंबर वाली चीज है, मैं कई बार बता चुका हूँ, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्या है बेटा, केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट इलेक्ट्रोड्स, यानी कि हमने नेचर में देखा कि मेनली क्या है, एक तो लिक्विड का नेचर, इलेक्ट्रोड्स का नेचर, मतलब कौन सा मेटल यूज हो रहा है, कौन सा लिक्विड यूज हो रहा है, साथ में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये सभी फैक्टर्स हैं जिससे केमिकल रिएक्शंस इफेक्टेड होने वाला है। अब देखिए अगर एक इलेक्ट्रोड्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस प्लेस होगा तो होगा क्या, देखिए यहाँ पे क्या है, मेटल्स में गेट डिपोजिटेड एट द इलेक्ट्रोड सरफेस। सबसे पहले क्या है कि ये पॉसिबिलिटी है कि एक मेटल्स दूसरे सरफेस पे डिपोजिट है। जैसे यहाँ पे देखिए ये एक सॉल्यूशन है, मान लीजिए ये एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का। इस लिक्विड के अंदर कॉपर सल्फेट घुलाएगा तो देखिए होता है क्या है, इसके अंदर फिर से एक बार समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ये एक लिक्विड है जिसके अंदर हमने क्या डाला है, CuSO4 को। जब इसके अंदर डाला तो ये डिसोसिएट हो गया इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद, और इसके ऊपर आ गया कॉपर और इसके ऊपर आ गया SO4-। ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो वही लिखा गया है कि ये पॉसिबिलिटीज है कि इलेक्ट्रोड के सरफेस पे क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाए, जमा हो जाए। एक ये रिजल्ट आ सकता है, ये रिजल्ट आ सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है बेटा, गैसियस बबल्स में फॉर्म नियर द इलेक्ट्रोड्स। दूसरी पॉसिबिलिटीज है, जैसे यहाँ पे देखिए, ये देख रहे हैं दोनों एंड्स पे बबल्स। होता है क्या है, जब रिएक्टिविटी जाएगी तो बबल्स क्यों होते हैं, क्योंकि उसके अंदर ना गैस फॉर्म्स होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अभी देखा था, अगर सपोज हम लिक्विड में लिखे H2SO4 है, तो यहाँ पे H2 अलग होगा, SO4, ये दोनों गैस के फॉर्म में होते हैं। और अगर वाटर के अंदर गैस निकलेगा तो ये निकलेगा किस फॉर्म में, बबल्स के फॉर्म में ही तो निकलेगा। आपने देखा होगा ना, कभी कभी हमारे गाड़ी टायर वायर पंचर हो जाता है, जब उसमें आप उसको चेक करने जाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें हवा भर के पानी में डालते हैं। और कैसे चेक करते हैं, जब वहाँ से बबल्स निकलता है वो समझ जाते हैं कि वहाँ से लीक हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे भी गैस बबल्स बनेंगे, गैस निकलेगा तो बबल्स बनने ही बनने हैं। तो एक ये भी निशानी है कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस प्लेस्ड हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या हो सकता है, चेंज ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशंस। ये भी पॉसिबल है कि कलर सॉल्यूशंस का चेंज हो जाए। क्यों, क्योंकि उसके अंदर नंबर डिफरेंट आयंस फॉर्म्स होते हैं। हो सकता है सॉल्यूशन का कलर ब्लू हो, रिएक्शन के बाद वो ग्रीन हो जाए। नहीं, जैसे एक एग्जांपल आपको याद दिलाता हूँ, और ये सॉलिड केस में भी होता है कलर चेंज है। जैसे आयरन का स्टार्टिंग या कलर क्या होता है, सिंपल ग्रे टाइप का होता है, लेकिन जब इसमें जंग लग जाती है तो कैसा होता है, ग्रीस रेड हो जाता है ना। कॉपर जनरली येलो टाइप का होता है, लेकिन जब इसमें जंग लग जाती है उसके ऊपर ग्रीन लेयर की कोटिंग आ जाती है। तो ये क्या सिंबल देता है कि बेटा वो कलर चेंज का मतलब क्या होता रहता है, केमिकल चेंज हो रहा है। ये पॉसिबिलिटीज आपके लिक्विड्स में भी है, तो उसका कलर चेंज हो जाए। एक तो बबल्स फॉर्मेशन हो गया, आप कलर भी चेंज हो सकता है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो आपको याद रखना। अगर आपसे पूछता है कि आप कैसे बताओगे कि केमिकल चेंज हो रहा है, तो क्या बता सकते हो कि सर हो सकता है उसकी कलर चेंज हो जाता है, हो सकता है उसमें बबल का फॉर्मेशन हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटीज है कि एक मेटल का डिपोजिशन दूसरी लेयर के डिपोजिशन पे पॉसिबल हो गया, मतलब उस पर जाके जमा हो गया है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन तैयार है। देखिए पहला क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक्सप्लेन करिए, एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया है, इसको बनाइए। नेम द गैस रिलीज व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर। अभी हमने देखा था हाइड्रोजन गैस पास होता है ना, और उसका नाम बताइए। लिस्ट द फैक्टर्स, फैक्टर्स भी हमने ऑलरेडी कवर किया है। तीनों क्वेश्चंस को आप लोग तैयार करिए, क्वेश्चंस आपके अच्छे क्वेश्चंस है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक आगे की ओर बढ़ रहे हैं बेटा, इसके एप्लीकेशंस की ओर। साथ में हम लोग डिफाइनिंग देखेंगे और इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी देखेंगे। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनेंगे आपके, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला एप्लीकेशंस क्या है बेटा, कि इलेक्ट्रोलाइसिस
हैज सब इंपॉर्टेंट साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल, यानी कि इसमें सिर्फ ये साइंटिफिक व्यू में नहीं, पर्सनल व्यू पे नहीं, इंडस्ट्रियल व्यू पे भी एप्लीकेशंस है। इसमें पहला क्या है, एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है बेटा अलग करना, है ना, अलग करना। क्या मतलब होता है इसका, अलग करना या निकालना। मेटल्स का मतलब धातु, और ओर्स मतलब होता है जैसे हमारे नेचर्स में जैसे जितने भी मिनरल्स है, मतलब चाहे मेटल्स है, जैसे कॉपर हो, गोल्ड हो, आयरन हो, सिल्वर हो, ये सारे कहाँ से निकलते हैं, ज़मीन के अंदर से ना, पहाड़ों के अंदर से निकलते हैं। तो ये जहाँ से निकाला जाता है ना, उन खान को ओर्स बोला जाता है ना, माइंस, ओर्स बोला जाता है। तो यही लिखा है कि मेटल्स का एक्सट्रैक्शन ओर्स है, उनके जहाँ से वो निकलता है उससे मेटल्स से का जो एक्सट्रैक्शन होता है अलग किया जाता है। ये इसमें भी यूज होता है कौन सा बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस। कैसे अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है, ये क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, यानी कि एक तरह से कह सकते हो कि मेटल्स का प्यूरिफिकेशन, यहाँ पर ठीक है, प्यूरिफिकेशन मतलब क्या होता है बेटा, सफाई, एक तरह से शुद्धता, यानी कि मेटल्स की प्यूरिफिकेशन, उसकी रिफाइनिंग करने में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी इसका यूज होता है। इसके अलावा मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। जब हमने अभी बात की थी कि ऑब्वियसली जब मेटल्स का एक्सट्रैक्शन होता है वो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से ही होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये एक फिगर दिखाया गया कि किस तरीके से ओर से सोडियम मॉल्टे नेगेटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है कैसे निकालते हैं। ये आपको फिगर्स उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, ये हम लोग सीनियर क्लासेस में क्लास 10th में जाओगे तो बेटा आपको ओर से रिफाइनिंग पढ़ने की कैसे इसको निकाला जाता है। इस पर ज़्यादा नहीं, बस आप लोग याद रखिए कि क्या क्या एप्लीकेशंस है। तो भाई ओर से निकाला जाता है, इसके अलावा इलेक्ट्रो की रिफाइनिंग होती है, इसके अलावा प्यूरिफिकेशन में काम आता है। ये सारे एप्लीकेशंस आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब इसमें हमको जो टॉपिक करना है हम लोग उस पर कवर करते हैं। जैसे पहला टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ये है क्या बेटा, इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल फ्रॉम द इम्प्योर वन बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब जैसे मान लो एक कॉपर मेटल है, ओके। अब कॉपर मेटल को जब ओर से निकाला जाता है, पहाड़ों से निकाला जाएगा, तो क्या वो कॉपर प्योर कॉपर होगा? उसके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी तो होगी। तो एक इम्प्योर कॉपर को क्या करना बेटा, एक इम्प्योर कॉपर को या इम्प्योर मेटल को अगर हम लोग प्योर बनाते हैं तो इस प्रोसेस को बोला जाता है प्यूरिफिकेशन। जैसे मान लो आप लोग पानी पीते हो, हम लोग घर में आरओ लगाते हैं, तो आरई लगाते हैं, तो क्या पानी को फिल्टर जब करते हैं तो क्या पानी चेंज हो जाता है? क्या रहता तो पानी है ना, बस हम प्यूरिफाई कर देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का यूज करके मेटल को प्यूरिफाई करने का तरीका, साफ करने का तरीका, किसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। और ये पॉसिबल है इलेक्ट्रोलाइसिस से। कैसे? इसके लिए हम लोग एक्टिविटी करेंगे। देखिए एक्टिविटी हमारा क्या है, टू ऑब्जर्व इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। मैंने अभी जो एग्जाम्पल कराया था कॉपर का, उसी को हम देखने जा रहे हैं कि कैसे इसकी रिफाइनिंग होती है। सबसे पहले एक्टिविटी में क्या करना है बेटा, एन इम्प्योर कॉपर रॉड इज टेकन एज एनोड एंड वेरी थिन स्ट्रिप ऑफ कॉपर इज टेकन एज कैथोड। यानी कि हम लोग एक, चूंकि कॉपर का ही तो करना है, तो एक इम्प्योर कॉपर रॉड लेते हैं। इम्प्योर मतलब होता है जो अशुद्ध है। देखिए यहाँ पे ये इम्प्योर कॉपर है ना, है तो कॉपर ही लेकिन ये इम्प्योर है, अशुद्ध है, और ये प्योर कॉपर है। अब देखिए जो इम्प्योर कॉपर है, ठीक है, वो किससे टर्मिनल्स है बेटा, पॉजिटिव, और इम्प्योर जो कैथोड है, प्योर कॉपर है, वो किससे टर्मिनल बेटा, निगेटिव, ठीक है। अब होगा क्या बेटा, डिप द इम्प्योर कॉपर एंड द प्योर कॉपर स्ट्रिप इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इन दोनों को हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है और इसको हम लोग एक बीकर में डीप करते हैं, जिसके अंदर हमने डाला हुआ है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, CuSO4 सॉल्यूशन। ये एक सॉल्ट फैमिली का सॉल्यूशन है, ये एसिडिक सॉल्ट होता है। कैसा सॉल्ट है बेटा, एसिडिक सॉल्ट। इस सॉल्यूशन में हमने डीप किया, होगा क्या, देखिए यहाँ पे चूंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पे फ्लो करना शुरू हुआ, इलेक्ट्रॉन्स चार्ज फ्लो हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और होगा क्या, देखिए ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट द इम्प्योर कॉपर डिजॉल्व्स इनटू सॉल्यूशन। यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो इम्प्योरिटीज थी वो आ गई नीचे और ये डिजॉल्व हो गया, और जो प्योर है बेटा, इनोड
impurities are collected below the anode collectively called anode mud। यहाँ देख रहे हो ना, ये एनोड था ना, इसके नीचे जमा हो गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, एनोड मड कहा जाता है। ठीक है ना, एनोड की गंदगी। और बाकी जो यहाँ पे देख रहे हैं ये चार्ज, ये कॉपर जो है ना, कुछ हिस्सा कॉपर यहाँ पे भी डिपोजिट हो गया, ये कलर दिख रहा है ना, ये डिपोजिट हो गया, यानी कि रेस्ट ऑफ क्या हो गया कि इम्प्यूरिटीज, यहाँ ठीक से देखिए एक बार, इम्प्यूरिटीज तो बेटा अलग हो गई, सॉरी हुआ क्या बेटा, इम्प्यूरिटीज हो गई अलग, और प्योर कॉपर कुछ इस पर डिपोजिट हो जाता है, यानी कि कॉपर जो प्योर फॉर्म में है वो डिपोजिट यहाँ हो गया और इम्प्यूरिटीज हो गई नीचे, है ना। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। हमने इसमें क्या देखा कि हमने एक ये प्योर कॉपर रॉड लिया, ये एक इम्प्योर कॉपर रॉड लिया था, जब इसको हमने सर्किट से जोड़ा तो हमने क्या देखा, और ये सॉल्यूशन क्या बेटा, कॉपर सल्फेट का। तो ये इम्प्योरिटीज उसकी नीचे आ गई, जिसको हम लोग मड कहा था, और बाकी प्योर सल्फेट इस पोर्शन पे आके जमा हो जाता है, यानी कि स्ट्रिप भी मोटी हो जाती है। तो इस प्रोसेस से हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको रिफाइन कर दिया, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हम बात करते हैं। देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, इसका नाम ही है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी कि इलेक्ट्रॉन की प्लेटिंग करना। एक मेटल का जब दूसरे लेयर मेटल पे एक प्लेट चढ़ाते हैं, एक लेयर चढ़ाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या बेटा इसका डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल, वो प्रोसेस जिसमें एक पतला लेयर किसी भी डिजायर्ड मटेरियल, मतलब जो मेटल आप चाहो, अनदर मटेरियल बाय द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और जिसके ऊपर करना है, यानी कि देखिए इसमें दो मेटल लेंगे, एक मेटल जिसका लेयर हम चढ़ाना चाहते हैं, जैसे आजकल देखते होंगे मार्केट में बहुत सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी आती है, गोल्ड प्लेटेड, सिल्वर प्लेटेड, तो 50 रुपये 100 रुपये मिल जाती है। होता क्या है, एक लोहे या टीन के ऊपर ना गोल्ड की लेयर चढ़ा दी जाती है। तो देखो यहाँ पे क्या था, एक था गोल्ड और एक था आयरन, और इस आयरन पे गोल्ड का लेयर चढ़ा, तो दो अलग अलग मेटल लिया ना, वही चीज़ लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल, जिस मेटल का, जैसे मानो गोल्ड का हमको डिजायर्ड है किसके ऊपर, आयरन के ऊपर चढ़ाना, तो बाय द पासेज, लेकिन ये होगा कब, जब उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, ऑन द सिंपल वे कि व्हेन वी आर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट ऑन द डिजायर्ड मटेरियल टू वेयर वी वांट टू पास इट, मतलब जिस वो प्रोसेस जिसमें हम जो मेटल चाहते हैं उसका थिन लेयर डिपॉजिट करेंगे किस पे, दूसरे मटेरियल पे, इलेक्ट्रिक से करंट को पास करके, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये सारे क्या इलेक्ट्रोप्लेटेड, आपकी जितने भी ज्वेलरी जा रही है मार्केट में, बर्तन आते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है बेटा, इलेक्ट्रोप्लेटेड होती है, तभी तो इतना चमकता रहता है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साइकिल के इंस्ट्रूमेंट, साइकिल लेते हैं सब कितना चमकता रहता है ना, रॉड्स लेते हैं तो उस पर सब पे प्लेटिंग आती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसमें इसका एक जनरल सेटअप क्या है बेटा, देखिए द ऑब्जेक्ट टू बी कोटेड, यहाँ पे देखिए एक ये कॉर्ड लिया गया, ये एक सिल्वर स्पून, एक स्पून लिया गया, जिस रॉड का, यानी कि जिससे डिपॉजिट करना है ना बेटा, उसको जोड़ेंगे पॉजिटिव में, और जिसके ऊपर करना है जोड़ेंगे उसको नेगेटिव में। अब देखिए होगा क्या, जैसे इलेक्ट्रिक करंट हम पास करेंगे ना, ये धीरे धीरे इसके ऊपर एक लेयर बना देगा, यानी कि इसकी लेयर इसके ऊपर चढ़ जाएगी, यानी कि जिससे हमको डिपॉजिट करना है उस मेटल को पॉजिटिव के साथ जोड़िए, एनोड के साथ, और जिसके ऊपर करना है उसको कैथोड के साथ जोड़िए, और जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे यहाँ से ये मेटल इसके ऊपर डिपॉजिट शुरू हो जाएगा, है ना। और अब इसलिए ये सॉल्यूशन कौन सा बेटा, कॉपर सल्फेट का CuSO4 का सॉल्यूशन है ये। यहाँ पे देखिए क्या है, कैथोड जिस पे कोटिंग किया गया, एनोड जिसके ऊपर कोटिंग, जिसका कोटिंग चढ़ाना है, और इलेक्ट्रोलाइटिक एक लिक्विड सॉल्यूशन होना चाहिए जिसमें कोटिंग करना है। अब देखिए इसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी देख रहे हैं जो हमने अभी फिगर बनाया था, टू ऑब्जर्व इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ एन स्टेनलेस स्टील। सेम फिगर्स यहाँ क्या करना है बेटा, एक जो कि सिल्वर को जोड़ा, और होगा क्या, कुछ देर बाद देखिए 20-25 मिनट बाद देखेंगे कि इसके ऊपर एक कोटिंग आ गई है। ओके, इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग को समझने के लिए बेटा हम एक एक्टिविटी करेंगे, वो एक्टिविटी का नाम क्या है, टू ऑब्जर्व द डिपोजिशन ऑफ कॉपर यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस।
एक एक्टिविटी जिसके अंदर हम लोग कॉपर का डिपोजिशन करेंगे कॉपर इलेक्ट्रोड्स के ऊपर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की सहायता से। देखिए एक बीकर लिया गया, इसके अंदर एक लिक्विड है, ऑब्वियसली कौन सा होगा, टेक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन कौन सा होगा बेटा, कॉपर सल्फेट CuSO4। इसके बाद क्या करते हैं, कनेक्ट अ थिक कॉपर स्ट्रिप, यहाँ पे देखिए एक पतला स्ट्रिप लिया गया है टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, इसके साथ हमने एक मोटा कॉपर स्ट्रिप जोड़ दी है और एक पतला सा नेगेटिव टर्मिनल के साथ एक थिन स्ट्रिप जोड़ दिया है। अब इसको क्या करेंगे बेटा, इस लिक्विड के अंदर डीप करेंगे। हमने जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया था ना, उसके अंदर क्या किया, इन दोनों रॉड को इस बैटरी से जोड़ने के बाद इसको डीप कर दिया, डुबा दिया। तो हम क्या देखेंगे, इसके अंदर डिपोजिशन यानी कि जो हमने बोला इसके अंदर कमी होगी, तो वो होगी कैसे। देखिए जैसे ही सर्किट ऑन होगा क्या बेटा, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तो इलेक्ट्रिक करंट, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कहाँ फ्लो करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू करेगा। और इस केस में क्या होगा, देखिए CuSO4 टूटा तो ये क्या बनाएगा बेटा, Cu2 प्लस SO4 2-। यहाँ पे देखिए ये इसके ऊपर जो नेगेटिव टर्मिनल था उसके ऊपर कॉपर जमा हो गया और पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर SO4 2- जमा हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे जितने भी नेगेटिव टर्मिनल थे उसके ऊपर सारे पे जगह कॉपर जमा हो गया है और इसके ऊपर पूरा सल्फेट आयन जमा हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा प्रोसेस था बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये दूसरा एप्लीकेशंस था। अब यहाँ से क्वेश्चंस क्या बन के आता है कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस बताइए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो, इलेक्ट्रो डिफाइनिंग हो, प्यूरिफिकेशंस हो। इलेक्ट्रो डिफाइनिंग क्या है ये बताइए, और नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, कैसे प्लेस होता है। तो ये हमने देखा इसका एप्लीकेशन। तो ये इस चैप्टर जो हमारा थर्ड था, इसके अंदर मेनली आपको एप्लीकेशंस तक के चैप्टर करने थे। हालांकि इस चैप्टर में और भी चीज़ें बाकी, जैसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस की बात कर सकते हो, लेकिन ये आपके सीनियर क्लासेस में पढ़ना है। हमारे क्लास 8 तक के लिए सफिशिएंट था। तो आई होप आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा। और प्लीज़ अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आप शेयर करते हैं, आप देखते हैं ना, तो हमें हिम्मत मिलती है बनाने की। फिर से एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों स्टडी करिए। गुड नाइट, जय हिंद।